हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टक सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के बारे में, उनकी जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, जिनको कि वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाता है, और आप ये समझ लीजिए टीजीटी, पीजीटी और जो जूनियर सुपर टेट अभी 18 को परीक्षा होने वाली है, इन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। और इनमें से इन विलियम वर्ड्सवर्थ में से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। और आप समझ लीजिए कि जो मैं वीडियो दे रहा हूँ इतने में आपका कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, और एक इनके वर्क के बारे में वीडियो दूंगा, उस वर्क में से आ जाएगा। ठीक है ना साहब? तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, इधर उधर की बात ना करते हुए। सबसे पहले इनके बर्थ की बात कर लेते हैं, जन्म की। तो इनका जन्म जो है वो 7 अप्रैल 1770 एट कोकरमाउथ, यानी कि इनका जन्म जो है वो 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ नामक स्थान पर होता है। और ये कोकरमाउथ जो है वह डेरवेंट इन कुंबरलैंड, यानी कि डेरवेंट एक स्थान है, वहाँ एक क्षेत्र पड़ता है कुंबरलैंड, पार्ट ऑफ सैनिक रीजन इन साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड, जो कि साउथ वेस्ट इंग्लैंड के क्षेत्र में आता है। और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है लेक डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है साहब? लेक डिस्ट्रिक्ट नाम है इसका। तो लेक डिस्ट्रिक्ट इनके बारे में पूछा भी जाता है। क्या विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को लेक पोइट भी कहा जाता है? इसका कारण ये है कि इनका जन्म जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ठीक है साहब? नाउ द नेक्स्ट वन इज डेथ। तो वर्ड्सवर्थ साहब की अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है वह 23 अप्रैल 1850 को होती है साहब। डाइड ऑफ प्लेरेसी एट द एज ऑफ 80, और इनकी जो डेथ होती है वह प्लेरेसी नामक बीमारी के कारण 80 वर्ष की उम्र में होती है। एंड वाज बरीड एट सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमियर, और इनका शरीर जो है वो दफनाया जाता है सेंट ओसवाल्ड चर्च, जो कि कहाँ पड़ता है? ग्रासमियर में पड़ता है। ठीक है साहब? अब नेक्स्ट, अब इनकी बात करते हैं पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स जो हैं, माता पिता, तो हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, इनके पिता का नाम क्या है? जॉन वर्ड्सवर्थ। वॉज आ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लॉथर, और ये क्या थे? कानूनी सलाहकार थे जेम्स लॉथर साहब के। अब जेम्स लॉथर कौन थे? तो जेम्स लॉथर साहब जो थे आप द फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल। क्या थे? फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल नामक स्थान के पहले अर्ल थे ये। तो इनके पिता विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के पिता जॉन वर्ड्सवर्थ जो थे, जो जेम्स लॉथर साहब जो कि पहले अर्ल थे लॉन्सडेल के, उनके कानूनी सलाहकार थे। और इनकी माँ का नाम वर्ड्सवर्थ साहब की था एन कुक्सन। क्या नाम था साहब? एन कुक्सन इनकी माँ का नाम। ठीक है साहब? तो एन कुक्सन नाम हुआ इनकी माँ का। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन की बात करें अगर, तो वर्ड्सवर्थ साहब की एजुकेशन हॉक्सशियट ग्रामर स्कूल, पहली इनकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई? हॉक्सशियट ग्रामर स्कूल में। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में किस कॉलेज में? उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में। किस कॉलेज में पढ़े ये? सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने अध्ययन किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैरिज। जब हम मैरिज की बात करते हैं तो इनका विवाह 4 अक्टूबर 1802, ऑन 4 अक्टूबर 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिंसन who had been his school fellow at बेनरेथ। क्या लिखा है ये? बेनरेथ लिखा है साहब। तो इनका विवाह 4 अक्टूबर 1802 को मैरी हचिंसन नामक एक लड़की से हुआ।
मैरी हचिंसन जो थी वो इनकी स्कूल फेलो थी जब ये बेनरिथ में पढ़ा करते थे। ठीक है साहब, तो इनकी वाइफ का नाम आप विशेष तरह से याद रख लीजिए, मैरी हचिंसन नाम था इनकी वाइफ का। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑनर्स की बात कर लेते हैं, सम्मान की बात कर लेते हैं। तो इन 1838 वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम एंड इन 1839 ही वॉज अवॉर्डेड द सेम ऑनररी डिग्री बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यानी कि 1838 में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को एक ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि मिली सिविल लॉ के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम की तरफ से, और 1839 में यही ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि इन्हें मिली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से। इन 1842 द गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम ए सिविल पेंशन ऑफ 300 पाउंड्स ए ईयर। और इतना ही नहीं, 1842 में उस समय जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इन्हें एक सिविल लिस्ट पेंशन घोषित की इनके लिए 3000 पाउंड्स पर ईयर की साहब। कितनी? 3000 पाउंड्स पर ईयर। तो ये इनके अवार्ड हैं। अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है जो कि मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। पोइट लॉरेट, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब अपनी लाइफ में पोइट लॉरेट भी रहे हैं। और पोइट लॉरेट कब से कब तक रहे? 1843 से 1850 तक। यानी कि 1843 में ये पोइट लॉरेट बने और 1850 जब इनकी डेथ होती है तब तक ये पोइट लॉरेट के पद पर रहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरेट इन 1843 फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदे। यानी कि वर्ड्सवर्थ साहब 1843 में पोइट लॉरेट बनते हैं। इनसे पहले जो पोइट लॉरेट थे रॉबर्ट साउदे नामक पोइट, तो रॉबर्ट साउदे की मृत्यु के बाद ये जो हैं वो पोइट लॉरेट बन जाते हैं। तो किनके बाद? रॉबर्ट साउदे के बाद। ही इनिशियली रेफ्यूज द ऑनर। मजे की इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। ही इनिशियली रेफ्यूज द ऑनर सेइंग दैट ही वॉज टू ओल्ड बट एक्सेप्टेड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील एज्योर्ड हिम दैट। पहले यहाँ तक समझ लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब रॉबर्ट साउदी की मृत्यु के बाद इनको पोइट लॉरेट बनाया जाता है। पहले तो ये पोइट लॉरेट बनने से इनकार कर देते हैं, यह कहते हुए कि ये काफ़ी बूढ़े हैं, इनकी उम्र ज़्यादा है। लेकिन जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय जो थे रॉबर्ट पील, क्या नाम था साहब? रॉबर्ट पील नाम था, ROBERT। रॉबर्ट पील साहब जो थे, तो रॉबर्ट पील साहब ने इनको एज्योर किया और क्या एज्योरेंस दी? यू शैल हैव नथिंग। क्या एज्योरेंस दी? यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू। यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू। ही बिकेम द ओनली लॉरेट। He became the only laureate to write no official verses। तो साहब ये मजे की किस्सा है इनके बारे में कि ये अकेले ऐसे पोइट लॉरेट रहे हैं इंग्लिश में जिन्होंने कि पोइट लॉरेट रहते हुए कोई भी ऑफिशियल वर्स नहीं लिखी है। नो ऑफिशियल वर्स, कोई भी ऑफिशियल वर्स वर्ड्सवर्थ साहब ने नहीं लिखी। तो 1843 में रॉबर्ट साउदी की मृत्यु के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को पोइट लॉरेट बनाया जाता है। पहले ये पोइट लॉरेट बनने से इनकार करते हैं, लेकिन रॉबर्ट पील जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, वो इन्हें एश्योरेंस देते हैं दैट यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू। आपको आपसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस आप पोइट लॉरेट पद को संभाल लें। और उस स्थिति में ये पोइट लॉरेट बन जाते हैं और ये अकेले इकलौते इंग्लैंड के पोइट लॉरेट हैं जो कि कोई भी जिन्होंने ऑफिशियल वर्स नहीं लिखी है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके ऑक्यूपेशन की, जो ये लिखा है ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन की जब मैं बात करूं तो ऑक्यूपेशन में इंग्लिश रोमांटिक पोइट एंड क्रिटिक। कौन थे साहब ये? इंग्लिश रोमांटिक पोइट और क्रिटिक। अंग्रेजी साहित्य का एक प्रमुख एज है रोमांटिक एज,
उसके ये रोमांटिक पोइट रहे हैं और सब एक आलोचक भी, साहित्यिक आलोचक भी रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब इनका अगला पॉइंट मैं करता हूं। अब अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला पॉइंट है इन 1791 ही रिसीव्ड हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आपसे ये पूछा जा सकता है सवाल कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने बैचलर डिग्री किस ईयर में प्राप्त की, तो साहब इन्होंने बैचलर डिग्री 1791 में प्राप्त की, और वो भी किस यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक किस्सा है इनकी लाइफ का। इसी वर्ष 1791 में नवंबर के महीने में ये फ्रांस गए, और फ्रांस में जब ये गए तो उस समय फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था और मध्य समय में आ गया था, उसके ये साक्षी बने, काहे के, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साक्षी बने। तो मैंने आपको समझाया था, जब मैंने आपको फ्रेंच रोमांटिक एज के बारे में बताया है और रोमांटिक एज और फ्रेंच रिवॉल्यूशन दोनों के बारे में मैंने समझाया था, और रोमांटिक लिटरेचर और रोमांटिक एज पीरियड पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव था वो भी समझाया है। और उसका आरंभ हमारा वही 1789-88 के आसपास होता है। तो 1791 में ये बैचलर होने के बाद नवंबर के महीने में फ्रांस गए, और फ्रांस जब ये गए तो वहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, उसकी ये साक्षी बने। वहीं एक इंटरेस्टिंग घटना होती है, वहाँ इनको प्रेम हो जाता है एक फ्रेंच वुमेन से जिसका नाम था एनेटे वेलन। क्या नाम था साहब? एनेटे वेलन महिला जो थी उससे इनका प्रेम संबंध हो जाता है। और ये जो एनेटे वेलन थी, इससे इनको एक बेबी चाइल्ड, इनको एक चाइल्ड भी होता है जिसका नाम है कैरोलाइन। क्या नाम था? कैरोलाइन। लेकिन चूंकि उस समय वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो इस टेरर से ये वापस आ गए और दोबारा फिर ये फ्रांस नहीं गए, और एनेटे वेलन के साथ इनका जो प्रेम संबंध था वह समाप्त हो गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, आंसर इज कैरोलाइन। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इन फरवरी 1793 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन, यानी कि 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने अपना पहला पोइट्री कलेक्शन पब्लिश किया जिसका नाम था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नाम ध्यान रखिए साहब, क्या नाम था? एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले पोइट्री कलेक्शन जो कि पब्लिश हुआ वर्ड्सवर्थ का, उसका नाम क्या था? तो नाम था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। और कब पब्लिश हुआ? उन्होंने कहा साहब 1793 में पब्लिश हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन 1795 he received a legacy of 900 pounds from Rasley Calvert and sets up a house in Dorset, England with his sister Dorothy। 1795 में इन्हें 900 पाउंड की एक लेगेसी प्राप्त हुई रेस्ले कैल्वर्ट नामक एक व्यक्ति के थ्रू, और इसके बाद इन्होंने डॉर्सेट इंग्लैंड में अपनी बहन डोरोथी के साथ एक अपना घर बनाया। द सेम ईयर ही मेट सैमुअल टेलर कॉलरिज इन सोमरसेट, और उसी साल इनकी मुलाकात अपने लाइफ लॉन्ग फ्रेंड जो आगे हुए, जिनका नाम था एस.टी. कॉलरिज, जिनको हम एस.टी. कॉलरिज के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज था, उनसे इनकी मुलाकात होती है सोमरसेट नामक स्थान पर। ठीक है साहब। यहाँ एक जो नाम आया है डोरोथी, इनको भी आप विशेष ध्यान रखें। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की ये बहन भी हैं, और बहन होने के साथ साथ इनकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड भी हैं। अगर कोई पूछ बैठे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, द आंसर इज डोरोथी। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बिटवीन 1795 एंड 1797 ही रोट हिज ओनली प्ले। प्ले का नाम था द वॉर्डरर, ए वर्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी III ऑफ इंग्लैंड। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने
1795 से 1797 के बीच, यानी 1795 से 1797 के बीच अपना लाइफ का एक इकलौता प्ले लिखा, और उस प्ले का नाम था द वॉर्डरर्स। क्या नाम था साहब? द वॉर्डरर्स। ठीक है ना, जो कि एक वर्स्ट ट्रेजेडी था। और ये उन्होंने जो इसका एटमॉस्फियर लिखा है, जो सेटअप किया है, वो उस समय का है जब किंग हेनरी थर्ड इंग्लैंड के राजा थे। क्या थे भैया? किंग हेनरी थर्ड इंग्लैंड के राजा थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ साहब के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ है वो अब मैं आपके सामने रखता हूँ। इन 1798, ये डेट आप लोग विशेष ध्यान रखें, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज, एस.टी. कॉलरेज साहब प्रोड्यूस्ड लिरिकल बैलेड्स। वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज साहब ने मिलकर एक पोएम का कलेक्शन पब्लिश किया। नाम था लिरिकल बैलेड्स, मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म। और इसका पूरा क्या था? मैनिफेस्टो ऑफ, ये क्या था? मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म। अब इसमें था क्या क्या? कॉलरेज साहब की इसमें 4 पोइम्स थी। कितनी थी साहब? 4 पोइम। और वर्ड्सवर्थ साहब की इसमें कितनी पोइम्स थी? 19 पोइम्स थी। तो 1798 1798 वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज साहब दोनों के को ऑथरशिप में एक बुक का पब्लिकेशन होता है। नाम रखा जाता है लिरिकल बैलेड्स, जिसमें कॉलरेज साहब की 4 पोइम्स हैं और वर्ड्सवर्थ साहब की 19 पोइम्स हैं। और इस लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ ही अंग्रेजी साहित्य में एक नया युग स्टार्ट होता है, जिसको हम रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं। ठीक, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज दोनों के साथ आने से और जो लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन होता है, यहीं से आपका रोमांटिक एज आरंभ होता है। ये तो बात हो गई रोमांटिक एज आरंभ, और पहले जो इसका जो एडिशन था उसके पब्लिश होने की 1798। उसके बाद इन सेकेंड एडिशन 1800 लिरिकल बैलेड का एक दूसरा एडिशन आया, जो कि आया सन 1800 में। वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड ए प्रीफेस। इसमें वर्ड्सवर्थ साहब ने क्या किया? एक प्रीफेस डाली डिटेलिंग द पेयर्स अबाउट पोइटिकल प्रिंसिपल्स। और इन्होंने ये प्रीफेस जो था वो पोइटिकल प्रिंसिपल्स को आधार बनाते हुए डाला। तो दूसरा इसका जो एडिशन है वो कब आया साहब? 1800 में दूसरा एडिशन आया। इन द थर्ड एडिशन 1802। तीसरा एडिशन कब आया? 1802 में। इसमें वर्ड्सवर्थ साहब ने क्या किया? इन अपेंडिक्स डाली टाइटल पोइटिक डिक्शन। 1802 में वर्ड्सवर्थ साहब ने इसी लिरिकल बैलेड के लिए एक अपेंडिक्स का प्रयोग किया और उसका नाम रखा पोइटिक डिक्शन, इन विच ही एक्सपेंडेड द आइडियाज ऑफ सेटफोर्ड इन द प्रीफेस। और इसमें उन्होंने जो प्रीफेस डाली थी सेकंड एडिशन में, उसके विचार का वर्णन किया है कि क्यों डाली। और चौथा और लास्ट इसका एडिशन आता है लिरिकल बैलेड का 1805 में। तो यहाँ आपको 2-3 बातें विशेष ध्यान रखनी है। पहला तो लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन 1798 में होता है एडिशन, जिसमें एस.टी. कॉलरेज साहब की 4 पोएम, वर्ड्सवर्थ साहब की 19 पोएम हैं। उसके बाद दूसरा एडिशन आता है 1800 में, जिसमें कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने प्रीफेस डालने का काम किया। उसके बाद तीसरा एडिशन आता है 1802 में, जिसमें कि उन्होंने पोइटिक डिक्शन को लेकर अपेंडिक्स का प्रयोग किया। और चौथा और लास्ट फाइनल जो इसका वो है कलेक्शन और इसका जो पब्लिकेशन वो आता है आपका लिरिकल बैलेड्स का एडिशन, वो आता है 1805 में। और 1798 हम क्यों याद करते हैं कि साहब लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन से ही अंग्रेजी साहित्य में एक नया आपका एज आरंभ होता है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ साहब से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं अगले वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के जो प्रमुख
वर्क्स हैं उनका कब पब्लिकेशन है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो फिर से लेकर आऊँगा। और उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर एक वीडियो देने जा रहा हूं। आप लोग मेरे इस वीडियो का वेट जरूर करिए, क्योंकि आज का जो मैं वीडियो दूंगा वह आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा अंग्रेजी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।